सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग फिजिक्स के अंदर वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फिजिक्स। अगर आप 11th 12th दोनों के अंदर देखें तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको वेक्टर्स आएगा तो फिजिक्स में उसको अप्लाई करना आएगा, वेक्टर्स नहीं आएगा तो फिजिक्स के अंदर दिक्कत आएगी आएगी। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन वेक्टर फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास 11। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमें यूज आएगा तब वेक्टर करेंगे, अगर पहले से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो वेक्टर स्टार्ट करते हैं। अब वेक्टर होता क्या है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन में। फिजिकल क्वांटिटीज आर द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ऑल द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। Okay, and it can be described by a number and a unit. जैसा example, length of any object which is 10 centimeter. तो 10 जो है it's a number, centimeter is a unit. In the same way, let's say force बात करते हैं, तो force can be written as 10 Newton. So 10 is a number and Newton is a unit of force. But अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उससे क्या मेरा पूरा जो सिचुएशन है वो क्लियर या क्लैरिफाई हो रहा है कि नहीं। सो मैंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट हैज एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑफ अ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो मैंने मेंशन ही नहीं किया, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का, क्या हम पे फोर्स ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का। So I have not decided or I have not given the direction of force. अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं दूंगा तो क्या फोर्स को डिफाइन कर पाऊंगा, सिचुएशन को डिफाइन कर पाऊंगा? नहीं कर सकते, राइट। सो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको बताने के लिए, सिचुएशन रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ डायरेक्शन। ओके, और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो द क्वांटिटीज विच रिक्वायर अ डायरेक्शन टू डिफाइन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड टू डिफाइन एनी डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसी क्वांटिटीज जिसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन होती है जिसकी, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में लेट्स से टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सारे जो है दिस अ स्केलर क्वांटिटीज जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज की बात करें तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था, दैट इज फोर्स। फोर्स हैज अ डायरेक्शन, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन द सेम वे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी है, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिसके लिए हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, हेंस इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, अब इसी के अंदर एक छोटा सा और डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब ये एक अलग टाइप की क्वांटिटीज है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं करंट का। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट। सो करंट के पास डायरेक्शन है, इट हैज सम डायरेक्शन, बट उस डायरेक्शन का मैथमेटिकली यूज नहीं है। मैथमेटिकली यूज नहीं है इसका मतलब यह है कि लेट्स से एक वायर है जिसमें करंट आ रहा है 10 एम्पियर, एक दूसरा वायर है, इधर से करंट आ रहा है 5 एम्पियर। सो जो नेट करंट फ्लो होगा आगे वाले वायर में, इट विल बी 10 + 5 15 एम्पियर। मतलब जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो नॉर्मल एडिशन कर रहा हूं, 10 + 5 अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं इसको। ओके, तो करंट के पास डायरेक्शन है बट उसका जो एडिशन हो रहा है वो नॉर्मल अलजेब्रिकली एडिशन हो रहा है। जैसे हम मास को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम टाइम को ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से एडिशन हो रहा है। बट अगर हम फोर्स का एग्जांपल लें तो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लेट्स से इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन। सो हमको पता है कि 10 न्यूटन + 5 न्यूटन होके 15 न्यूटन होगा। बट अगर ये 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है
कि we will subtract that 5 न्यूटन, so net will be 5 न्यूटन, 10 minus 5। बट अगर कोई और डायरेक्शन में लगता, 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, अगर कोई और डिफरेंट डायरेक्शन में लगता तो टोटल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाती, 15 नहीं होती, 5 भी नहीं होती। सो इसका मतलब यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज हैज डायरेक्शन एज वेल एज दे डू नॉट सिंपली ऐड, वो एल्जेब्रिक मेथड से ऐड नहीं हो सकती। अगर हम दो फोर्स के बीच का एंगल चेंज करेंगे तो नेट फोर्स की जो इफेक्ट होगी इट विल बी चेंज्ड। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटीज हैज डायरेक्शन, also it follow vector law of addition। अगर किसी के पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तभी उसको हम वेक्टर बोलेंगे। ओके, करंट की अगर बात करें तो करंट हैज डायरेक्शन बट इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, व्हिच मींस अगर ये 10 एम्पियर इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर अगर इधर से आता, व्हिच मींस डायरेक्शन ऑफ 5 एम्पियर इज चेंजिंग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अलावा और कोई डायरेक्शन है, फिर भी नेट जो करंट फ्लो होगा 5 और 10 का ऐड करके 15 ही आएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है। सो करंट को मैं स्केलर नहीं बोलूंगा भले उसके पास, सॉरी करंट को मैं वेक्टर नहीं बोलूंगा भले उसके पास डायरेक्शन है। सो दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज डायरेक्शन एंड फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, अदरवाइज दे आर नोन एज स्केलर और अ टेंसर क्वांटिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। सो हर एक फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्केलर और वेक्टर। अभी के लिए हम लोग ये दो ही डिस्कस करते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर विच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, वेक्टर विच हैज डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। व्हाई वी नीड टू लर्न वेक्टर, वेक्टर मैथमेटिक्स हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? सो उसका सिंपल लॉजिक ये है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ऐसा फोर्स लग रहा है और ऐसा फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स, F2 फोर्स, देन वी नो दैट, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन। The net force acting on the object will be 10 minus 6 which is equals to 4 न्यूटन। क्यों नेट फोर्स में हमने सब्ट्रैक्ट किया? Because direction of both the forces are opposite to each other, they are cancel each other out। So इधर 10 है और इधर 6 है तो net will be 10 minus 6 4 न्यूटन। In a same way अगर same direction होता 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन का, then we know that net force will be addition of this force is 10 plus 6 which is equals to 16 न्यूटन। सो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मैं काम कर सकता हूं। बट अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दूं, एक ऐसा है 10 न्यूटन, दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है 6 न्यूटन, एंड बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स और बोथ ऑफ दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल, ओके, लेट्स से 60 डिग्री एंगल। ओके, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 10 न्यूटन ऐसा लग रहा है और 6 न्यूटन ऐसा लग रहा है, लेट्स से द एंगल बिटवीन दिस इज 150 डिग्री। सो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर चेंजिंग, एंगल बिटवीन टू फोर्स इज चेंजिंग, देन द नेट इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स विल आल्सो चेंज। ओके, और उसके लिए मुझे जो डायरेक्शंस है, 10 न्यूटन की डायरेक्शन ये तरफ है, 6 न्यूटन की डायरेक्शन इस तरफ है, इन सभी डायरेक्शंस को मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने को या फिर डायरेक्शंस को मैथमेटिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के जो लॉज है दे आर स्टडीड इन वेक्टर मैथमेटिक्स। ओके, सो वेक्टर एक मैथ्स का टॉपिक है जिसका यूज हम फिजिक्स में कर रहे हैं, इसलिए हमें वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक काम यह है कि ऐसी जो भी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अभी तक का जो मैथ्स पढ़ा है हमने, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा जो पढ़ा है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू स्टडी अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स टू डील विथ डायरेक्शन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि जहां पे भी डायरेक्शन आएगी वहां पे अलग मैथमेटिक्स लगेगा। सिंपल मैथ्स जो हमने पढ़ा है 1 + 1 = 2 वाला, वो वाला मैथ्स हम लोग काम नहीं करेंगे। Okay, so we have to study a different type of mathematics which is dealing with direction.
ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर्स को। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो बेटा हम सबको पता है कि वेक्टर के पास दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें? एक तो है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ नंबर होगा। दूसरा, उस वेक्टर के पास कोई ना कोई डायरेक्शन है। अब बेटा डायरेक्शन अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो हमें नॉर्मली डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्शन दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई उस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस जो डायरेक्शन है उसी को हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। ओके, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का, और जो उसकी डायरेक्शन है वो लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो 10 न्यूटन फोर्स मुझे रिप्रेजेंट करना है विच इज एक्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो कोई भी क्वांटिटीज जिसकी डायरेक्शन होती है उसको हम एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। 10 न्यूटन फोर्स है, उसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी है। कोई भी क्वांटिटी हो, जरूरी नहीं है कि फोर्स ही है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको भी यही मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को सेम चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या होता है वेक्टर के अंदर? सबसे पहली चीज होती है हेड, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलेंगे टेल ऑफ अ वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का एक टेल होगा, दूसरा एक हेड होगा। हेड जो है वो हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरो की जो भी डायरेक्शन है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है। एरो जिस डायरेक्शन में है वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा। अभी मैंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में दिखाओ, सो बेटा हम सबको पता है कि बाय कन्वेंशन हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एग्जैक्ट मिडल वाले, विच इज 45 डिग्री। जो ईस्ट से एंगल बन रहा है वो भी 45 होगा, नॉर्थ से बन रहा है वो भी 45 होगा। ठीक है, सो मैंने ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोला, एंडिंग पॉइंट को हेड बोला। हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और जो ये लेंथ है, लेंथ जो हम ड्रॉ करेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो एरो से हम लोगों ने डायरेक्शन दिखा दिया और लेंथ से हमने मैग्नीट्यूड बता दिया। अभी मैंने बोला 10 न्यूटन है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन होनी चाहिए। अब हम बोलेंगे सर पेज इतना बड़ा तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग कुछ स्केल बना सकते हैं कि लेट्स से वी हैव टेकन 1 unit of length, which is 1 unit of length is equals to, let's assume that 5 Newton। यूनिट ऑफ लेंथ हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेट्स से 5 न्यूटन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये जो लेंथ हम बनाएंगे वो कितनी बनाएंगे? बिकॉज वी नीड टू डिराइव और वी नीड टू रिप्रेजेंट अ फोर्स विच इज ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, देन वी हैव टू ड्रॉ लेंथ ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एज 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने स्केल ये लिया है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन को, तो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर लेगा 10 न्यूटन को। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ओके, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो होगा, एरो को हेड बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलेंगे, और लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड। लेंथ अगर कम है मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को वापस मैं बता रहा हूं, एक हेड, एक टेल, और अगर मुझे लिखना है कि ये एफ वेक्टर है, फोर्स के लिए एफ बोल रहे हैं। ऐसे जनरली कोई भी वेक्टर को ए बी सी डी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट से अभी ये फोर्स है तो एफ वेक्टर बोल रहे हैं, उसको लिखने के लिए एफ के ऊपर हम एरो बनाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो सर आपने एरो भी वही डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन कुछ भी हो, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, जो नंबर पे एरो बनाएंगे टूवर्ड्स राइट ही बनाएंगे हमेशा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो एरो ऐसा बना दिया, ये मत करना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है आई विल रिप्रेजेंट एफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है आई विल रिटन एज ए वेक्टर, इसको प्रोनाउंस करेंगे ए वेक्टर। बी वेक्टर को लिखना है तो ऐसा लिखेंगे बी वेक्टर। सो लिखने के लिए वेक्टर को कोई भी नंबर, मतलब कोई भी हमारा अल्फाबेट है उसके ऊपर हेड बनाएंगे, उसके ऊपर एरो बनाएंगे,
और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। सिंपल कहानी है, ठीक है। सो कुछ इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, उसमें तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर का यूज करके मुझे बताना है कि कैसे होगा। लेट्स से इक्वेशन आपने ये देखी हुई होगी, ओके, 9th स्टैंडर्ड की कुछ इक्वेशंस है। उसके अलावा लेट्स से F इज इक्वल्स टू ma, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये सारी जो इक्वेशंस है उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि कहां कहां वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर तुम्हें याद हो v इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज अ इक्वेशन फॉर an object which is moving with constant acceleration, right? v u a n t, ये सब क्या है? v है वेलोसिटी, कौन सी? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, t रिप्रेजेंट्स टाइम। सो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो वेक्टर है? सो हम बोलेंगे सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर। तो v के ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा एरो, u के ऊपर बनाना पड़ेगा एरो, a के ऊपर बनाना पड़ेगा एरो, t के ऊपर हम एरो नहीं बनाएंगे बिकॉज t रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s रिप्रेजेंटेशन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, उस पे एरो आएगा, u पे आएगा, a पे आएगा। टाइम वापस क्या है? स्केलर है। वी डू नॉट राइट अ वेक्टर एरो ऑन अ स्केलर क्वांटिटी। f इक्वल्स टू ma, force is a vector quantity, we need to represent it by an arrow. Acceleration is vector quantity, mass scalar है, उसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे। Okay, so for equation we need to put an arrow on a alphabet to represent that it is a vector quantity. In graphical method we need to draw a complete arrow whose direction is denoted by head of the vector, which is an arrow of the vector, whose magnitude is denoted by length of that particular vector. Okay, I hope ये clear हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिप्रेजेंटेशन करना तो हमने सीख लिया वेक्टर्स को। अब इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग कुछ टाइप्स ही पढ़ेंगे, सारे टाइप्स डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मतलब ऐसे वेक्टर जो सेम हो, कंप्लीटली सेम हो, तो उसको इक्वल कहेंगे, राइट। हमको पता है वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स। लेट्स से वेक्टर ए ऐसा दिख रहा है, ठीक है, वेक्टर ए ऐसा है, और वेक्टर बी मान लो ऐसा है। मैं बोल रहा हूं ए और बी की लेंथ सेम है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, बी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको इक्वल वेक्टर बोलूंगा? इक्वल वेक्टर बोलूंगा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, बट डायरेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो डिफरेंट है। सो डिफरेंट डायरेक्शन है, देन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। अगर ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, सेम लेंथ, क्या मैं इक्वल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, बिकॉज अभी भी डायरेक्शन अपोजिट है, सेम डायरेक्शन नहीं है। सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ, इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are having same magnitude and same direction. Magnitude as well as direction same होगा। जैसे ये वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B, they are called equal because length भी same, direction भी same. सिंपल कहानी। नेक्स्ट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होगा पैरेलल? नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are in same direction. And anti-parallel vectors are those which are in opposite directions. So अगर मान लो A वेक्टर ऐसा है और B वेक्टर ऐसा है, so they are called anti-parallel vectors. Okay? And मान लो A वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है, then they are known as parallel vectors. अब भले इसका मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल एंटी पैरेलल के अंदर हम सिर्फ डायरेक्शन को चेक कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन है पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शंस को हमने नाम दे दिया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आई होप ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है कोप्लेनार वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। सो कोप्लेनार वेक्टर नाम से पता चल रहा है, को मतलब एक जैसा, प्लेनार मतलब सेम प्लेन में। सेम प्लेन में होने का मतलब ये हुआ कि हम एक ही सरफेस पे दिखा सकते हैं वेक्टर्स को, देन दे आर नोन एज कोप्लेनार वेक्टर्स। लेट्स से वी हैव क्रिएटेड एन सरफेस, इस तरह से सरफेस बनाया है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है कि शायद ये 3D के अंदर मैंने ड्रॉ किया है, ओके। जब मैं इसको 3D में ड्रॉ कर रहा हूं और मैं बना रहा हूं कि एक वेक्टर ऐसा है,
एक वेक्टर ऐसा बनाया, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर हम बना रहे हैं वो कौन से प्लेन में है? सो इधर बेटा मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया है, उसमें ए वेक्टर है, और बी वेक्टर मैं लेट्स से ऐसे बना रहा हूं। बी वेक्टर जो है वो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है, उसमें मैंने ड्रॉ किया है। सो ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर जो है वो ऐसे तो अलग अलग प्लेन में है, राइट? ए जो है वो ऐसा वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन में है, बी जो है वो इस तरफ प्लेन में है। तो क्या इसको कोप्लेनार बोलेंगे या नॉन कोप्लेनार बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको फिर? कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार। तो तुम लोग बोलोगे सर ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में, तो नॉन कोप्लेनार बोलने चाहिए, ठीक है? बट ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा इधर ध्यान देना है कि कोई भी वेक्टर जो होता है वी कैन मूव इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। अगर मैं एक वेक्टर को इधर ड्रॉ कर रहा हूं और इसी वेक्टर को उठा के यहां से उठा के इधर ड्रॉ कर दूं, डायरेक्शन चेंज नहीं की और लेंथ चेंज नहीं किया, शिफ्ट किया जस्ट, तो वो वेक्टर वैसे का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है? सो अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के वर्टिकल के आजू बाजू लाके मैं बोलूं कि ये दोनों सेम प्लेन में है, तो मैं बोल सकता हूं दैट दे आर इन सेम प्लेन। दो प्लेन के वेक्टर है, कोप्लेनार वेक्टर होंगे। और अगर मैं इस तरह से बोल दूं तो कोई भी दो वेक्टर है उसको मैं क्या कर सकता हूं? सेम प्लेन में ला सकता हूं, बिकॉज वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर। लेट्स से एक वेक्टर जो है वो ऐसे बोर्ड के बाहर है, इससे ऐसा है, दूसरा वेक्टर इसको मैं मान लेता हूं ये ऐसा है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों कोप्लेनार है या नहीं है? एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। आप बोलोगे कोप्लेनार तो नहीं है सर, ये हॉरिजॉन्टल में, ये इस तरफ बाहर आ रहा है। बट बेटा मैं एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर ले, ऐसा प्लेन, ठीक है? ये वाला जो प्लेन होगा तो इसी प्लेन में दोनों वेक्टर्स है, सो दो वेक्टर क्या हो गए? कोप्लेनार हो गए, ओके? और बेटा ऐसे तो मैं शिफ्ट करके मैं कोई भी वेक्टर्स जो है, कोई भी दो वेक्टर है उसको मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ही प्लेन में आ ही जाएंगे, कोई ना कोई प्लेन ऐसा होगा ही होगा जो इस दोनों वेक्टर्स को कंटेन करे, ठीक है? सो कोई भी दो वेक्टर, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनार। कोई ना कोई प्लेन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो उन दोनों प्लेन को कंटेन करे, उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन को कंटेन करे। सो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनार। कोई भी दो वेक्टर लोगे तो पक्का वो क्या होगा? कोप्लेनार ही होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये वैसा ही है बेटा जैसे कोई भी दो लाइंस है, वो दो लाइन से मैं एक प्लेन बना सकता हूं, ठीक है? बट अगर तीन लाइन ले लूंगा, लेट्स से एक लाइन बाहर की तरफ है, एक लाइन ऐसा है, और तीसरा वेक्टर जो है, तीसरी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ये तीनों कभी एक प्लेन में नहीं आ सकते। आई होप ये क्लियर हो रहा है, ठीक है? कोप्लेनार वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो सेम प्लेन में हो, बट ये तीन जो है वो कोप्लेनार नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? नॉन कोप्लेनार वेक्टर, ओके? सो कोप्लेनार एंड प्लेनार, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर दो वेक्टर होंगे तो कोई ना कोई प्लेन ऐसा बनेगा ही बनेगा जो इन दोनों को एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में कंटेन कर ले। सो एनी टू वेक्टर विल ऑलवेज बी अ कोप्लेनार। बट जैसे ही थर्ड वेक्टर आएगा तो कोई भी तीन वेक्टर है, अगर एक ऐसा है, एक बाहर की तरफ है, तीसरा ये मेरी उंगली है, तो ये तीन कभी एक प्लेन में नहीं आएंगे, देन इट इज नॉन कोप्लेनार। इसको कहीं पे भी मूव कर लो, इस प्लेन में तो आ नहीं सकता, सो ये तीन हो जाएंगे नॉन कोप्लेनार। अगर मैं तीसरी उंगली जो रख रहा हूं, वेक्टर रख रहा हूं, वो ऐसा ही रख रहा हूं इस तरह से, ठीक है? तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? फिर कोप्लेनार हो जाएंगे, ओके? सो प्लेनार और कोप्लेनार कब स्टार्ट होता है? जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनार होंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा है, प्लेनार कोप्लेनार, ठीक है? विल डिस्कस अहेड। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सियल वेक्टर्स। सो एक्सियल वेक्टर्स जो है वो फिजिक्स के अंदर आगे काम लगेंगे, और ये काम लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो। रोटेशन और सर्कुलर मोशन हम आगे पढ़ेंगे, तब ये काम लगेगा। क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस पे कोई चीज ऐसे सर्कल में ट्रैवल कर रही है, सर्कल में ऐसा ट्रैवल कर रही है। तो सर्कल में जब कोई चीज ट्रैवल कर रही है तो उससे परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन बना दूं सेंटर के थ्रू क्या लगा दिया? परपेंडिकुलर लाइन बना दी, then this line is known as axis of the rotation, axis of rotation or circular motion, axis of rotation or circular motion। अब जितने भी वेक्टर्स
फिजिक्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, उसमें से कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसकी डायरेक्शन या तो एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस के सेम डायरेक्शन में होगी या तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ऑल दोस क्वांटिटीज इन रोटेशन मोशन which has direction along the axis of rotation are known as axial vectors. Those quantities which has direction along the axis of rotation of any object is known as axial vectors. Example के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे वाले हैं फिजिक्स में, that is torque. टॉर्क बेटा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से रोटेशन हो सकता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ेंगे, इट इज आल्सो एक्सियल वेक्टर। उसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है, एंगुलर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो एंगुलर वाली चीजें सब क्या होती है, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। So all these quantities are axial quantities. Axial मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के along डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को axial वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, हम लोग जब ये सारी चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे इस पे। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट, नॉन कोप्लेनार वेक्टर, जो मैं ये बता रहा था नॉन कोप्लेनार। नॉन कोप्लेनार मतलब 3 वेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए, 3 से ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे, बट मिनिमम 3 होने चाहिए। 2 वेक्टर कभी नॉन कोप्लेनार नहीं हो सकते। नॉन कोप्लेनार मतलब जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ए वेक्टर ऐसा है, बाहर की तरफ है थोड़ा, बी वेक्टर थोड़ा अंदर है, सी वेक्टर जो है वो नीचे वाले प्लेन में है। ओके, सो 3 वेक्टर्स ऐसे हैं जो कोई एक सिंगल प्लेन में नहीं आ रहे, देन दे आर नोन एज नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, विल मूव अहेड। दूसरा है अब नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि हम फिजिक्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसलिए बनाया। उसमें पहला है दैट इज नल वेक्टर। बेटा नल का मतलब क्या होता है, NULL, नल। नल का मतलब होता है हमारा, एक मिनट, सॉरी, यस, नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है, सो नल होता है जीरो। हम लोग अगर मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा तुमने, सेट्स, उसमें एक आता था नल सेट। नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है जिसके अंदर, उसको नल सेट कहते थे। इन द सेम वे नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सो नल वेक्टर मतलब वेक्टर्स विथ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो, उस वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर। इन अ सेम वे हम नल वेक्टर पे आते हैं, बट पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब होता है बेटा 1। यूनिट वेक्टर में यूनिट का मतलब होता है 1। सो यूनिट वेक्टर अगर कोई पूछे तुमसे, सो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, यूनिट। यूनिट मतलब 1, यूनिटी। ठीक है, सो ऐसे सारे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, दे आर नोन एज यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा ही नहीं, जीरो, दैट इज नोन एज नल वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो आपने मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ बताया था। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेंथ होती है, वो लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इधर बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो लेंथ बनेगी ही नहीं। लेंथ बनेगी नहीं तो हेड और टेल कुछ बनेगा ही नहीं। हेड और टेल नहीं बनेगा तो मैं उस वेक्टर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन तो हेड से दिखाते थे, देयर इज नो हेड इन दिस नल वेक्टर। इसका मतलब ये वेक्टर जो है नल वेक्टर, उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन तुम कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, जीरो मैग्नीट्यूड है। सो नल वेक्टर फिर बनाया क्यों, तो नल वेक्टर एक कंसिस्टेंसी के लिए बनाया है। कैसे, लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने बहुत बार ये डिस्कशन किया, F1 फोर्स इस तरफ से लग रहा है, F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, F1 एंड F2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमको पता है कि नेट फोर्स जब निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए बेसिकली F1 वेक्टर को F2 वेक्टर से ऐड करेंगे। ऑब्वियस बात है कि लेट्स से ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो 10 - 10 करके 0 करते थे।
बेटा ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं और अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो F1 कैन बी रिटन एज व्हाट? F1 वेक्टर इज प्लस 10 न्यूटन, F2 वेक्टर इज माइनस 10 न्यूटन. ठीक है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन. जब तक बेटा में सिर्फ दो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक को प्लस और एग्जैक्टली अपोजिट को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने F1 को प्लस 10 लिखा, F2 को माइनस 10 लिखा. अब बेटा इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 0. ओके, 0 इज अ नंबर, हम सबको पता है. बट बेटा यहां पे लिखा है वेक्टर, F नेट के ऊपर एरो बनाया है और इज इक्वल टू 0 विच इज अ नंबर. बेटा F नेट के ऊपर लगाया हमने वेक्टर और 0 लिख लिया विच इज अ नंबर. एक प्रॉब्लम आया बेटा इस चीज में. क्या प्रॉब्लम आया? कि भाई नंबर मतलब इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और F नेट इधर जो लिखा है उसके ऊपर एरो बनाया मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी को मैं स्केलर क्वांटिटी के बीच में इक्वल टू ला सकता हूं? ये इक्वल टू लाना पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं ला सकते? बिकॉज एक वेक्टर है दूसरी स्केलर है, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, तो इक्वल टू लाना गलत बात है. ठीक है, सो इक्वल टू हम नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करेंगे? इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बट फोर्स तो 0 लग रहा है. सो मैं 0 के ऊपर एरो बना के बोलूंगा कि इट्स अ नल वेक्टर. ओके, तो वेक्टर का एडिशन अगर 0 हो रहा है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन 0 हो रहा है, तो 0 जो होगा इट्स नॉट अ स्केलर नंबर, इट्स अ नल वेक्टर. सो नल वेक्टर हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डिफाइन किया गया. ओके, यूनिट वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया. अब यूनिट वेक्टर पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं. वेक्टर विथ वन मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर. ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया. ठीक है, इस पे और डिस्कशन करते हैं कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है. नल वेक्टर का तो डिस्कशन कर लिया, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम यूनिट वेक्टर्स में करेंगे. ठीक है, चलो. सो यूनिट वेक्टर, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. अब बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो ध्यान से. कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सो रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो हम वेक्टर के लिए ऐसा एरो बनाते थे, बट यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा एरो नहीं बनाएंगे. अगर मैं एरो बना रहा हूं दैट मींस इट्स अ नॉर्मल वेक्टर. वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. बट व्हेन आई एम सेइंग दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ए के ऊपर हम लोग एरो की जगह पे ऐसा छोटा सा, सॉरी मतलब हॉरिजॉन्टल एरो की वजह से उसकी जगह पे हम ऐसा एक चीज बना देंगे, ऊपर की तरफ एरो बना देंगे. ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं दैट रिप्रेजेंटिंग दैट A इज अ यूनिट वेक्टर, A इज अ यूनिट वेक्टर, और इसको प्रोनाउंस करेंगे A कैप. क्या प्रोनाउंस करेंगे? A कैप. सिंपल. यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वेक्टर्स के ऊपर छोटा सा एरो अपवर्ड डायरेक्शन का, दैट रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट्स अ यूनिट वेक्टर. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है. ठीक है, एक और चीज बेटा, कोई भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये वेक्टर है A, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज A वेक्टर. अब अगर मैं बोलूं कि A वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिखाओ क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी, लेंथ होगी 1 यूनिट. मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर सिर्फ मैं 1 यूनिट का कोई एरो बना दूं जिसकी लेंथ हो 1 यूनिट, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एक ही डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप. ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसके लेंथ 1 हो, रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैप से. और इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर को दिखा देंगे. ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बस कहानी खत्म. अब बेटा डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास मिल गया यूनिट वेक्टर. अब सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सो बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो ये लेंथ है, इस लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैथमेटिकली या फिर रिटन प्रैक्टिस में, तो हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर
और फिर आगे पीछे बेटा लाइन बना देंगे। मॉड ऑफ ए, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए वेक्टर के आगे पीछे लाइन, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मॉड ए। प्रोनाउंस कर लिया मॉड ए, और इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम वेक्टर जो हमारा ए था, उसकी हमने बोला कि डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, पहले भी डिस्कस किया। उसी को रिटर्न फॉर्म में लिखने के लिए अब थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने ऐसा लिखा था, बट इसको रिप्रेजेंटेशन अब कैसे करेंगे, मॉड ए से। तो कभी भी बेटा वेक्टर के आगे पीछे लाइन दिख जाए, स्ट्रेट लाइंस, तो इसका मतलब है उस वेक्टर की लेंथ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ, लेंथ है मतलब डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ये सिर्फ। और अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर के ऊपर ऐसा छोटा सा एरो प्रोनाउंस करेंगे ए कैप, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सिंपल, कोई डाउट? तो अगर फाइनली मैं कोई भी वेक्टर ए को लिखना चाहूं, कोई भी वेक्टर ए को लिखना चाहूं, तो उसको मैं लिख सकता हूं, ये ध्यान से समझना, मॉड ए इंटू ए कैप। क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू ए कैप, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप विच इज डायरेक्शन ऑफ ए। तो कोई भी वेक्टर है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके मॉड ए इंटू ए कैप लिख सकता हूं। ए कैप का काम है डायरेक्शन बताना, मॉड ए का काम है उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करना, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना। आई होप ये क्लियर हो रहा है। और उसी के हिसाब से, इसी के जैसा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कभी भी तुम्हें वेक्टर ए को लिखना है, वेक्टर ए को, तो हमने लिखा मॉड ए इंटू ए कैप। तो वैसे ही अगर ए कैप को लिखना है तो ये मॉड ए को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। ए वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड ही डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो ए कैप, कभी कोई तुमसे पूछे कि बताओ ए कैप क्या होगा, तो वेक्टर ए जो है उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज बेटा हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, चलो उस क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा बहुत यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और अच्छी तरह से। कैप वेब समझ में आया, मॉड ए क्या होता है वो समझ में आया। अब हम यूनिट वेक्टर को फर्दर यूज क्या है, डायरेक्शन किस तरह से बता सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, जल्दी से इसको हटाते हैं और एक छोटा सा हम लोग कैप ले लेते हैं इतना, और इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ कार्टेशियन सिस्टम, ये हमने बनाया कार्टेशियन सिस्टम विच मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिंपल कहानी। ठीक है, अब मैं बताऊं कि अगर मुझे कोई वेक्टर दिखाना है ऐसा, तो बेटा इसकी कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है ऐसा कुछ दिया होगा, लेट्स से थीटा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि अगर मैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। अगर x, y है मतलब ये लेंथ जो होगी इट इज x, और ये लेंथ जो होगी इट इज y। मतलब अगर x में इतना जाओगे और y में इतना जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब बेटा x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली अगर x एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग x एक्सिस, ये हमें लिखना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसा यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करें, ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि अगर मैं यूनिट वेक्टर समझ गया तो जो हमारी डायरेक्शंस है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन इन द सेंस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो बेटा ये डायग्राम में दिखाया है, बहुत इजी दिखाया है। जो भी तुम्हारा x एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को हम बोलेंगे i कैप, मतलब अगर कभी लिखा है i कैप लिखा है दैट मींस अ वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। माइनस i कैप लिखा है तो अ वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव x एक्सिस।
फिर लिखा है जे कैप, तो जे कैप का मतलब होता है वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई, माइनस जे वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई। के कैप मतलब अ वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, बाहर की तरफ जो आ रहा होगा वो। और माइनस के कैप अगर कहीं लिखा है दैट मींस वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। सिंपल, आई जे और के का यूज करके हम एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो अब मैं लिख रहा हूं कुछ, लेट्स से वेक्टर ए इज इक्वल्स टू फाई आई कैप, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 यूनिट आगे जाना है। आगे मतलब कहां? एक्स एक्सिस की तरफ। क्यों एक्स एक्सिस की तरफ गए? बिकॉज ए वेक्टर में लिखा है फाई आई कैप। फाई इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इन अ सेम वे अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर दिखाना है जो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 यूनिट का है और इस वेक्टर का नाम लेट से बी वेक्टर है, so how to mathematically write this vector? So I will write b vector is equals to 3 unit in j cap representing positive y axis. Similarly अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि कोई एक वेक्टर है जो कि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है इस तरफ, अंदर की तरफ मतलब ऐसा कुछ अंदर की तरफ है और उसका लेंथ है 4 यूनिट और उसका नाम है सी वेक्टर विच इज इनसाइड द प्लेन 4 यूनिट, तो आई विल राइट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वेक्टर और के कैप, बट के कैप तो बेटा प्लस पॉजिटिव था, पॉजिटिव जेड दिखाता था, हमने बोला कि सी वेक्टर तो अंदर की तरफ है, सो आई विल राइट सी वेक्टर एज -4 के कैप। आई होप ये क्लियर हो रहा है। आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज क्या किया? So I cap, J cap and K cap are unit vectors which representing our Cartesian system. Cartesian system means x, y, z axis. x, y, z को रिप्रेजेंट करने के लिए I, J, K का हम यूज करेंगे। सिंपल कहानी। अगर कोई पूछे what is C mod? C mod का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। तो बेटा C mod का वैल्यू क्या होगा? 4। क्यों भाई 4? बिकॉज लिखा है -4 के कैप, इसमें माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डायरेक्शन को। के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर है, तो बचा कौन? 4 क्या है? मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ है। ठीक है, कोई तुमसे पूछे इसमें कि व्हाट इज सी कैप? सी कैप मतलब सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर कहां है? अंदर की तरफ की डायरेक्शन को क्या लिखा? -के कैप। समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर। उसी के हिसाब से अगर मान लो ए वेक्टर लिखा था फाई आई कैप, कोई तुमसे पूछे मॉड ए कितना है? मॉड ए मतलब लेंथ ऑफ ए, तो लिखोगे फाई। ए कैप कितना है? तो लिखोगे क्या? आई कैप, बिकॉज मॉड ए आई वेक्टर के डायरेक्शन में है। सिंपल, आई होप ये समझ में आया। तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग है तो आई जे के लिए थ्रू हम यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर कोई वेक्टर मान लो आई जे के में नहीं है, कहीं और डायरेक्शन में, कोई इंक्लाइंड डायरेक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिक चीज समझ में आई। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, आई जे के याद रखना बहुत काम का है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप ये अपना इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर बहुत बेसिक चीज है। इधर बेटा 2 वेक्टर बनाए हैं, लेट्स से दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं। दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर बी, इस वेक्टर को बी वेक्टर नाम दे दिया। और दिस इज द एंगल, लेट्स से 130 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या फिर जो ड्रॉ किया हुआ है वो है 130 डिग्री। सो बेटा एंगल डिफाइन कैसे करें? ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं 2 वेक्टर के बीच में? तो मैंने बोला था कि वेक्टर को वी कैन शिफ्ट। अगर मैं ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूं तो ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं कि ये मेरा ए वेक्टर है, और अगर इसी को आगे शिफ्ट कर दिया तो ये भी मेरा ए वेक्टर ही है। बी वेक्टर ऐसा है, इस बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर दिया तो भी ये बी वेक्टर ही है।
शिफ्ट करने का मतलब बेटा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, एरो इस तरफ है, एरो को मैंने अभी भी उसी तरफ रखा है और बी वेक्टर बोल दिया। आ गया समझ में इतना? अब बेटा तुम देखोगे कि भाई कोई भी दो लाइंस होती है वो चार एंगल बनाती है, ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार एंगल्स बना रहे हैं। तो कौन सा एंगल डिफाइन होगा एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर? कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा लेते हैं उसके लिए कुछ छोटा सा कंडीशन होता है, वो कंडीशन देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 समझ में आया कि कोई भी दो लाइन जब क्रॉस कर रही है देन देयर विल बी 4 एंगल्स। उसमें से ऑब्वियस बात है बेटा कि 1 और 3 सेम होंगे, 2 और 4 का वैल्यू सेम होगा, तुमने पढ़ा हुआ ये चीज, ठीक है। चलो तो अब वापस आते हैं कि भाई हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, उसके हेड से टेल जुड़ी है बी की, और हेड और टेल जो ज्वाइन हो रहा है उनके बीच में एंगल 130 दे रखा है, 130 दे रखा है। सेम चीज यहां पे भी है, तो ये एंगल हो गया 130, बट इस बार मैंने क्या किया, ए को आगे खिसका दिया, और ये बी वेक्टर है उसके टेल से ए की टेल बनाई, और अगर ये 130 था तो ये हो जाएगा ऑब्वियस बात है 180 माइनस 130 which can be represented as 50 डिग्री। सिंपल। अगर बेटा ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 ही होगा, ये 130 है तो ये एंगल होगा 130, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को आगे पीछे खिसका के हम लोग टोटल 4 एंगल बना सकते हैं, जिसमें से 2 एंगल इक्वल होंगे, एक 50 हो गया, दूसरा 130 हो गया, या फिर थीटा एंड 180 माइनस थीटा जनरल टर्म्स में। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये पूछे तो हम बेटा 130 बोले या 50 बोले? तो एक छोटी सी कंडीशन है, हम वो वाला एंगल कंसिडर करेंगे जहां पे दो वेक्टर का टेल से टेल मैच हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ, दो वेक्टर का टेल से टेल मैच करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो एंगल कंसिडर करेंगे। मतलब कि क्या ये 130 जो है वो टेल से टेल ज्वाइन करने पे बन रहा है? सो नहीं बेटा, यहां पे एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो 130 जो बन रहा है वो एक के हेड और दूसरे के टेल के साथ बन रहा है, तो ये वेक्टर ये एंगल हम कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल ओनली टेक दोज एंगल विच इज मेड बिटवीन टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, विच मीन्स अगर टेल से टेल ज्वाइन करना है तो मैं ए को आगे खिसकाना पड़ेगा, ए को आगे खिसका के ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखोगे बेटा तो इधर दोनों की क्या मीट कर रही है, एक की टेल दूसरे की भी टेल ही है, टेल से टेल जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कह पाएंगे। विच मीन्स अगर ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है, 130 डिग्री दिया है और पूछा है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग बेटा 130 डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, टेल से टेल कनेक्ट करने के बाद 50 डिग्री बोलेंगे, 50 डिग्री बोलेंगे। अब बेटा देखो, टेल से टेल किया 50 आया, और उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला वो भी 50 आया। ये किस में बन रहा है, ये बन रहा है एक का हेड और बी का भी हेड, तो टेल टू टेल मैच होने चाहिए या तो हेड टू हेड मैच होने चाहिए, उसके बीच के एंगल को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ओनली वैलिड और इज ओनली डिफाइंड व्हेन those vectors are connected by tail and tail or those vectors are connected from head and head। अगर ये connected है तो मैं उसको angle between two vector consider करूंगा, otherwise we have to shift the vectors such that they connected by tail to tail or they connected by head to head, उसी के बाद एंगल हम कंसिडर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे करते एक एग्जांपल छोटा सा। सो वी हैव एन एग्जांपल, ओके, दो वेक्टर ए एंड बी, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। एंगल यहां पे मेंशन किया हुआ है 140 और पूछा है तुमसे व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा 140 जो दे रखा है वो आंसर नहीं लिखना है, वो चेक करना है कि 140 जो है वो किन दो चीज पे बन रहे। तो देख पाओगे बेटा, एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो हेड से टेल मैच हो रहा है वो एंगल कंसिडर नहीं करेंगे, टेल टू टेल इधर होना चाहिए या तो हेड टू हेड होना चाहिए। सो टेल टू टेल करने के लिए ए को आगे खिसकाओ। अब बेटा ऑब्वियस है ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 टोटल होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस दिस एंगल विच इज 140, 180 माइनस 140 करोगे आएगा 40 डिग्री।
सो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अदरवाइज आप एक चीज ये भी कर सकते थे कि ए वेक्टर ऐसा था, बी वेक्टर ऐसा था, दोनों के बीच में एंगल था 140, हेड टू हेड मैच करवा देते हैं। हेड टू हेड मैच करवाने के लिए बी को पीछे खिसकाओ और हेड से हेड ज्वाइन कर लो, तो ये जो एंगल बना वो हेड से हेड में बन रहा है, तो ए और बी के हेड टू हेड पे एंगल वापस वो आएगा 140, 180 में से 140 माइनस कर दो, आंसर आएगा 40 डिग्री। ठीक है, सो कभी भी हम एंगल लेंगे तो क्या कंसिडर करेंगे, हेड टू हेड होना चाहिए मैच और टेल टू टेल मैच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री इधर ड्रॉ किया हुआ है, 40 डिग्री ड्रॉ किया है, किसके बीच में है, टेल और हेड, तो हमारा आंसर ए एंड बी के बीच का एंगल 40 तो पक्का नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सटेंड बी वेक्टर एंड ये जो एंगल बनेगा वो आएगा 180 माइनस 40 विच इज 140। सो अब मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 140। आई होप ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है बेटा, मेंशन है ऑलरेडी, बताओ क्या करेंगे इसमें। आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ के आंसर लिख लोगे कमेंट में। ठीक है, अगर देखोगे ए वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन हो रहा है, आंसर विल बी 30 ओनली। इधर देखो बेटा, यहां पे थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स से देयर आर, अब दिख रहा है बेटा 3 वेक्टर है, एक को ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया, तीसरे को सी बोल दिया, ए बी सी 3 अलग अलग वेक्टर्स हैं। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए, 3 वेक्टर्स हैं, सो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये 3 के बीच का एंगल निकालना है। ओके, सो चेक करो बेटा, जो मेंशन है वो वाले एंगल्स देखते हैं। पहले देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये एंगल दिख रहा है कितना, 20, ये 20 चेक करो हेड टू हेड या टेल टू टेल है, तो दिख रहा है बेटा इधर क्या हो रहा है, ए और बी की टेल मीट कर रही है और एंगल 20 बन रहा है, सो ए एंड बी के बीच का एंगल 20 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चेक करते हैं ए एंड सी के लिए, ए का बेटा इधर हेड है, सी का भी हेड है, फॉर्चुनेटली दोनों का हेड हेड मीट हो रहा है और एंगल गिवन ही है 50, तो यही आंसर आ जाएगा ए एंड सी में 50 डिग्री, वेरी इजी। ए बी एंड सी चेक करते हैं, बी एंड सी में जो मेंशन एंगल है 110, 110, ये जो है वो किसके बीच में है, बी का हेड सी का टेल, तो बेटा ये कंसिडर नहीं करते, टेल से टेल या हेड टू हेड होना चाहिए, वी हैव टू एक्सटेंड बी, और ये एंगल जो आएगा वो 180 माइनस 110 विच इज नथिंग बट 70 डिग्री, सो ये एंगल आएगा 70, बिटवीन बी एंड सी द एंगल विल बी 70 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। ओके, अगर आज का लेक्चर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ओके, यू हैव टू राइट कमेंट और मैं उस पर मैसेज करके बताऊंगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो इसमें सिर्फ मैं मेंशन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन ये है, वी हैव अ डायग्राम, इसमें इसको मैं ए बोल रहा हूं और क्लॉकवाइज चलते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी मिलके एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, एंगल्स दे रखा है 50, 70, 130 एंड 110, ये एंगल्स मेंशन है। हमको ये पूछा है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, नेक्स्ट व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, नेक्स्ट व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, उसके बाद बेटा बी के साथ अगर बनाए तो बी ने ए पे जो बनाया वो तो आ ही गया, तो बी एंड सी, बी एंड डी ये हो गया। फिर सी के साथ सी एंड ए तो हो गया, सी एंड बी भी हो गया, तो बचा कौन, सी एंड डी, और डी के साथ सारे आ गए ए बी सी डी। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आप लोगों को फाइंड करना है और कमेंट में मेंशन करना है। एक छोटी सी हिंट या फिर एक छोटा सा जो कंफ्यूजन तुम्हें होगा कि सर ए एंड बी तो मैं निकाल लूंगा, कुछ ना कुछ दे रखा है, 110 मेंशन है, शायद 110 हो या तो 70 हो, एक्सटेंड करना है या नहीं करना है वो चेक करना पड़ेगा। ए एंड सी ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज सर ए और सी तो मीट ही नहीं कर रहे। अगर ए और सी मीट नहीं कर रहे तो कहां से बेटा दोनों एंगल बनाएंगे। सो बेटा हमने पहले पढ़ा था कि वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग लेंथ, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो ए और सी भले ही मीट नहीं कर रहे
बट बेटा इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और एक्सटेंड करके देखोगे तो कहीं ना कहीं तो मीट कर रहे हैं। सो पूरे के पूरे ए वेक्टर को आई कैन शिफ्ट एट दिस पॉइंट, लेंथ मैंने उतनी ही रखी एक ही और शिफ्ट कर दिया। पूरे के पूरे सी को आई कैन शिफ्ट एट दिस पॉइंट, लेंथ सेम रखी है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। फॉर्चुनेटली बेटा दोनों का टेल से टेल मैच हो रहा है, तो ये एंगल अगर तुम निकाल लोगे तो वही एंगल ए एंड सी के बीच का एंगल होगा जो हमारा इसका आंसर मिलेगा। आई होप ये थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा के ए और सी के बीच का एंगल तुम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आज के दिन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और आगे के जो पार्ट्स है, आगे के जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड you have to solve this question. Okay, bye bye.